हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए डीएसएस यानी कि डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का जो है लेसन नंबर 3 से 6 तक लाया हूं। तो देखिए, हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि बोल्ट पर कौन कौन से भार आते हैं। तो देखिए, जो बोल्ट पर हमारे निम्न भार आते हैं, पहला आता है टेंशन, आता है शियर आता है, और शियर टेंशन दोनों भी जो है एक साथ भी आ सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बोल्ट मुख्यतः किस भार के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो देखिए, जो हमारे बोल्ट होते हैं वो हमेशा जो है टेंसाइल लोड के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, लेकिन इस पे जो है शियर और टेंशन दोनों आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि रूट ऑफ थ्रेड का एरिया, यानी कि जो रूट ऑफ थ्रेड का एरिया संक कीजिएगा कितना ले जाता है। रूट ऑफ थ्रोड का मतलब यह होता है कि थ्रेड का मतलब होता है कि जितने भाग पे चूड़ियाँ कटी हैं, उस चूड़ी कटे हुए भाग का जो एरिया होता है उस संक एरिया, यानी कि बिना चूड़ी कटे हुए भाग का कितना ले जाता है, तो लिया जाता है 0.78। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि बोल्ट कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, जो बोल्ट होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं। पहला होता है टर्न्ड या फिनिश्ड बोल्ट, और दूसरा होता है ब्लैक बोल्ट या अनफिनिश्ड बोल्ट, और तीसरा होता है हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, जिसे हम लोग HSFG कहते हैं। अगला है कि बियरिंग बोल्ट के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, जो बियरिंग बोल्ट के अंतर्गत आते हैं, पहला हमारा टर्न्ड या फिर जो है फिनिश्ड बोल्ट आता है, और दूसरा ब्लैक बोल्ट आता है। ये दोनों जो बोल्ट होते हैं ये टर्न्ड बोल्ट होते हैं। अगला हमारा आता है कि जो इसमें ये जो देखिए, जो ब्लैक बोल्ट और जो टर्न या फिनिश्ड बोल्ट जो होते हैं, इनमें जो है जो भी हमारा जो मतलब जितने भी हमारा जो लोड बियर किया जाता है वो थोड़ा जो इनके सतहों से, यानी कि इनके सरफेस से, यहाँ पे जैसे देखिए सरफेस से जो है वन किया जाता है। लेकिन जो हमारा यहाँ पर एक जो क्वेश्चन नंबर 6वां है कि फ्रिक्शन बोल्ट के अंतर्गत आते हैं। तो जो फ्रिक्शन बोल्ट के अंतर्गत आता है वो आता है हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, जिसे हम लोग HSFG कहते हैं। ये जो है टेंशन के द्वारा जो है पूरे भार को जो है वहन करता है, यानी फ्रिक्शन के द्वारा। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 7 कि फिनिश्ड बोल्ट में टॉलरेंस, यानी टॉलरेंस का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, जो टॉलरेंस का मतलब कि जैसे यहाँ पर हमारा जो ऐसे जो बोल्ट है और जिस छिद्र में लगाना है, तो यानी कि बोल्ट जो हमारा प्लेट में छिद्र होता है वो बोल्ट से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो जो फिनिश्ड बोल्ट में जो टॉलरेंस होता है, यानी जो खाली स्थान होता है वो लिया जाता है 0.15 से 0.5%, यानी बहुत ही कम। अगला क्वेश्चन है कि डायनेमिक लोडिंग के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला वो बोल्ट है। तो देखिए, जो डायनेमिक लोडिंग के लिए किया जाता है वो हमारा फिनिश्ड बोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक बोल्ट, यानी जिसे हम लोग कहते हैं अनफिनिश्ड बोल्ट, ये बनाया जाता है। तो जो ब्लैक बोल्ट होता है ये हमारा माइल्ड स्टील से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 10वां है कि स्ट्रेसेस को दूर करने के लिए सबसे अच्छा बोल्ट माना जाता है। देखिए, जो स्ट्रेसेस को दूर करने के लिए सबसे अच्छा बोल्ट माना जाता है वो HSFG, जिसे हम लोग कहते हैं हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। अब देखिए, यहाँ पे एक नोट पॉइंट है कि अगर डाया ऑफ बोल्ट कितना है तो उसके हिसाब से हमारा जो है डायाफोल है। अगर 12 mm डाया है तो इसके लिए 13 रखते हैं, अगर 14 है तो 15, 16 है। देखिए, यहाँ पे 13, 12 और 14 पे एक ही का अंतर आ रहा है, लेकिन जब 16 से हो रहा है, 16 से 24 तक, यहाँ तक देखिए 16 से 24 तक दो का अंतर था, लेकिन उसके बाद जब 30 से 36 तक जो गया है वो हमारा 3 का अंतर हो जा रहा है। यानी कि जो डायाफोल मतलब बोल्ट के डाया से डायाफोल जो है क्रमागत जो है बढ़ रहा है। इसमें कोई फार्मूला यूज रिवेट की तरह कोई फार्मूला यूज नहीं होता है। अगला है कि बोल्ट बोल्ट जॉइंट के टाइप्स, यानी बोल्ट जॉइंट के प्रकार। देखिए, जो बोल्ट जॉइंट मेनली होते हैं वो होता है लैप जोड़, जिसे हम लोग बोलते हैं चढ़ाव जोड़, और दूसरा होता है बट जॉइंट, जिसे बोलते हैं टक्करी जोड़। क्वेश्चन नंबर 12वां है कि सिंगल और डबल कवर बट जॉइंट में इसेंट्रिसिटी होती है। देखिए, जो सिंगल और डबल कवर बट जॉइंट होते हैं उसमें इसेंट्रिसिटी का मान 0 हो जाता है, नहीं 0 हो जाता है। अगला है कि बोल्टिंग के केस में मिनिमम पिच का मान लेते हैं। देखिए, जो बोल्टिंग के पिच में जो मतलब बोल्टिंग के केस में जो मिनिमम पिच का मान लेते हैं वो 2.5D लेते हैं, और जो यहाँ पे स्मॉल डी दिखाया गया वो डाया ऑफ बोल्ट है। क्वेश्चन नंबर 15वां की रिडक्शन फैक्टर फॉर लार्ज ग्रिप का उपयोग कब करते हैं। तो देखिए, जो हम रिडक्शन फैक्टर फिर यानी कि जब लंबी ग्रिप होती है तो उसके लिए जो हम लोग रिडक्शन फैक्टर का उपयोग करते हैं। लेकिन जब हमारे ग्रिप की लेंथ जो है 5D, यानी कि जो हमारा बोल्ट काटा है उससे 5 गुना या फिर 8 गुना के बीच होती है, तब उसे हम लोग कहते हैं हाई लेंथ ग्रिप बोल्ट। उसके लिए हम लोग जो है रिडक्शन फैक्टर का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां, इसकी
सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल ऑफ बोल्ट का मान, यानी बोल्ट के जो मटेरियल यूज होता है उसका जो पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर कितना ले लेता है, तो उसका ले लेता है 1.25। अब देखिए यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 3, तो यहाँ से देखिए हमारा चैप्टर नंबर 4 शुरू हो गया है। तो चैप्टर नंबर 4 का पहला है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराकर वेल्डेड किया जाता है तो यह जोड़ कहलाता है। तो यह जोड़ हमारा कहलाता है फिलेट वेल्ड, यानी दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रख के जो है ओवरलैप करा के जब हम लोग क्या करते हैं कि वेल्डिंग कर देते हैं तो ऐसा जोड़ हमारा कहलाता है ओवरलैप। और दूसरा है कि वेल्डेड जॉइंट कितने प्रकार के, तो देखिए मेनली 2 प्रकार के होते हैं, पहला फिलेट और बट। फिलेट में क्या होता है कि देखिए जो फिलेट वेल्ड होता है, फिलेट में एक दूसरे के ऊपर चढ़ाया जाता है, जबकि बट में एक दूसरे के जो है किनारे को सटाकर जो वेल्ड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि फिलेट वेल्ड में उत्पन्न होने वाला स्ट्रेस, देखिए फिलेट स्टेट जो है हमेशा शियर स्ट्रेस, यानी शियर का मतलब होता है जब दो प्लेटें एक दूसरे के ऊपर चढ़ा कर रखी होती हैं तो एक दूसरे के ऊपर जो है सरकने यानी पीछे खिसकने की कोशिश करती है जब इस पर हम लोग लोड लगाते हैं, तो इसीलिए इसमें जो है शियर स्ट्रेस उत्पन्न होता है। जबकि जो बट वेल्ड में उत्पन्न होना स्ट्रेस है वो हमारा होता है टेंसाइल स्ट्रेस। अगला है फिलेट वेल्ड का सबसे कमज़ोर भाग होता है, तो देखिए इसकी जो थ्रॉट थिकनेस होती है वो जो है इसका सबसे कमज़ोर भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 6वां है कि 11 mm के प्लेट के लिए वेल्ड की माप होती है। देखिए तो अगर हम 10 mm तक बात करें तो 10 mm तक हमारा जो है 3 होता है, और 10 के बाद 11 से 20 तक हमारा जो है 5 mm लिया जाता है। वेल्ड की साइज़ अगर प्लेट की मोटाई देखिए अगर प्लेट की मोटाई 11 mm है तो उसके हिसाब से हम लोग वेल्ड की साइज़ जो है फिलेट वेल्ड में जो है 5 mm लेते हैं। अगला है कि फ्यूजन फेस के बीच का एंगल 65 डिग्री है, तो 65 डिग्री है तो के जो होता है हमारा होता है कोफिशिएंट एक तरह से होता है, तो इसका मान होता है, तो इसका मान यहाँ पे हो जाएगा 0.7। अगला है क्वेश्चन नंबर 8वां कि इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस होती है। देखिए जो हमारी इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस टी बराबर होता है के इंटू यस, जहाँ पे जो यस होता है वो वेल्डिंग का जो है वो साइज ऑफ वेल्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि यदि फिलेट मटेरियल जो है वो पूरी गहराई तक न पहुंचा हो तब प्रभावी कंठ मोटाई ली जाती है। तो देखिए 5/8 गुणे जो है प्लेट की मोटाई का जो है 5/8 गुना जो है हम ली जाती है प्रभावी कंठ मोटाई अगर फिलेट मटेरियल पूरा नहीं पहुंचा है तो। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि फिलेट वेल्ड की अधिकतम माप गोलाकार किनारे के लिए। देखिए जब गोलाकार किनारा होगा तो जो मैक्सिमम हम लोग जो साइज ऑफ वेल्ड लेते हैं वो लेते हैं 3/4 प्लेट की मोटाई, और वही वर्गाकार किनारा है तो उसके लिए हम लोग जो है प्लेट की मोटाई से जो है 1.5 माइनस कर लेते हैं। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 12 है कि फिलेट वेल्ड में चढ़ाव की न्यूनतम लंबाई पतली प्लेट की ली जाती है। देखिए जो हमारे फिलेट वेल्ड में जो अगर हम दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा रहे हैं तो जो उसकी चढ़ाव की न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए वो जो हमारे पतली प्लेट की मोटाई जो होती है उसकी हमेशा 5 गुना से अधिक होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जैसे इसका चैप्टर नंबर 5 यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है कि टेंशन मेंबर होते हैं, तो देखिए टेंशन मेंबर वे मेंबर होते हैं जिन पर जो है डायरेक्ट टेंशन आता है। दूसरा है कि ट्रस में विभिन्न प्रकार के मेंबरों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्लेट कहलाती है, तो ये प्लेट हमारी कहलाती है गसेट प्लेट। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि तनन उपांग में अनुगेय तनन प्रतिबल का मान लेते हैं। तो देखिए जो हमारा अनुगेय तनन प्रतिबल का मतलब होता है जो टेंशन मेंबर में जो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस का मान लेते हैं वो 0.6 एफ वाई लेते हैं, जहाँ पर एफ वाई हमारा जो होता है जो एफ वाई जो हमारा होता है वो जो हम बार यूज करते हैं उसका जो है सेफ्टी ऑफ यानी कि जो हमारे यहाँ पे एफ वाई होता है वो जो हम बार यूज कर रहे होते हैं उसका यील्ड स्ट्रेस होता है। अगला है कि देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा है कि 20 mm से कम प्लेट के लिए एफ वाई का मान लेते हैं, तो कभी भी 20 mm से कम प्लेट के लिए जो हम लोग एफ वाई का मान लेते हैं वो 250 लेते हैं। अगला है कि क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है कि तनन उपांग की सामर्थ्य होती है। तो देखिए तनन उपांग की जो सामर्थ्य स्ट्रेंथ बराबर फार्मूला होता है नेट एरिया सेक्शन मल्टीप्लाई बाई परमिसेबल स्ट्रेस। देखिए नेट एरिया सेक्शन क्या होता है कि नेट एरिया सेक्शन का मतलब जैसे हमारा जो हम
जो भी प्लेट लगाए हैं उस प्लेट में जो है कुछ जो हमारे छिद्र होते हैं, यानी कि जो भी होल किए गए हैं उनके जो, जब हम पूरे एरिया में से जब उनका छिद्रों का एरिया घटा लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो वही हमारा जो है नेट एरिया होता है जब, और उसको जो हम लोग टी से यानी मोटाई से मल्टीप्लाई करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6वां है कि त्वरण उपांग के लिए यानी त्वरण टेंसाइल मेंबर के लिए चपटी पट्टी यानी जो चपटी फ्लैट पट्टी जो होता है उसका नेट एरिया लेते हैं, तो उसका नेट एरिया लेते हैं हम लोग बी माइनस एन डी इंटू टी। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि जिग जैग रेवेटिंग के केस में चपटी पट्टी की प्रभावी चौड़ाई यानी इफेक्टिव, जो हम कह सकते हैं इफेक्टिव विड्थ ली जाती है, कितना ले जाती है, तो वो ले जाती है बी माइनस एन डी प्लस एन वन पी वन का स्क्वायर अपान में 4G। अगला क्वेश्चन नंबर 8वां कि कोणीय खंड यानी कोणीय खंड यानी एंगल सेक्शन गसेट प्लेट के साथ एक टांग संबंध यानी एक ही लेग जुड़ा है, तब नेट एरिया होता है, तो उसका नेट एरिया होता है A1 प्लस A2 इंटू के। देखिए जो के यहाँ पर होता है वो कोफिशिएंट होता है, क्योंकि होता क्या है कि देखिए जब मान लीजिए ऐसे ऐसे यहाँ पे जुड़ी है, तो देखिए होता है कि जितना, अब देखिए इस पर हमारा ज़्यादा लोड आ रहा है, इस पर कम आ रहा है, तो इस जो कनेक्टेड लेग होती है इसे A1 माना जाता है, इसका एरिया को A1 मानते हैं, और जो आउटस्टैंडिंग लेग होती है इसकी एरिया को हम लोग A2 मानते हैं। तो होता क्या है कि अब इस पर ज़्यादा लोड आ जाता है, तो इन दोनों को लोड को सिमिलर करने के लिए हम लोग के का जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 9वां यहाँ पर है कि कोणीय खंड गसेट प्लेट के साथ एक टांग संबंध हो तब के का मान होता है, तो उसके केस में हमारा के का मान हो जाएगा जब एक टांग होगी तो 3A1 बटा में 3A1 प्लस A2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा 10वां है कि कोणीय खंड गसेट प्लेट के साथ एक टांग संबद्ध हो तब कनेक्टेड लेग का प्रभावी एरिया होगा। तो देखिए जो प्रभावी एरिया होता है, देखिए कनेक्टेड लेग का यानी जो लेग जुड़ी है उसका प्रभावी एरिया होता है L1 माइनस टी बाई 2 इंटू टी होता है। क्वेश्चन नंबर 11 कि दो कोणीय खंड अथवा टी खंड में रिवेट की कटौती करते, देखिए एक कोणीय खंड रहेगा तो उसमें डी इंटू टी होगा, लेकिन दो कोणीय खंड अथवा टी खंड रहेगा तो उसमें 2dt होता है रिवेट की कटौती। अगला है कि दो कोणीय खंड अथवा एकल टी खंड के लिए के का मान होता है, तो इसके लिए देखिए के का जो मान होता है दो कोणीय खंड के लिए 5A अपान में 5A प्लस A2। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक कोणीय खंड का न्यूनतम परिमाप होना चाहिए, तो देखिए एक कोणीय खंड का जो यानी एंगल सेक्शन का जो न्यूनतम परिमाप होना चाहिए टेंशन मेंबर के लिए होना चाहिए 50 × 50 × 6 mm। अब क्वेश्चन नंबर 14 है कि त्वरण उपांग के लिए चपटी पत्ती यानी जो फ्लैट हम लोग जो है फ्लैट का यूज करते हैं चपटी पत्ती का, उसका न्यूनतम परिमाप तो होना चाहिए, तो उसका न्यूनतम परिमाप 50 × 6 mm होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 15वां कि टेंशन मेंबर के लिए गसेट प्लेट की न्यूनतम मोटाई होगी। देखिए कभी भी हम टेंशन मेंबर में जो है 6 mm तक जो है न्यूनतम मोटाई के प्लेट को हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए हमारे DSS का यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 6 है इसका है, तो पहला एक कंप्रेशन मेंबर होते हैं। देखिए जो हमारे कॉलम और स्ट्रेस होते हैं, स्ट्रट होते हैं, ये दोनों जो है कंप्रेशन मेंबर कहलाते हैं। पहला है, दूसरा क्वेश्चन है कि कॉलम और स्ट्रट में मुख्य अंतर क्या है। देखिए जो कॉलम होते हैं वो वर्टिकल होते हैं, जबकि जो है स्ट्रट जो है इंक्लाइंड यानी किसी कोण पे झुके होते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि एक्सियल लोड के कारण कंप्रेशन मेंबर में होने वाली बेंडिंग कहलाती है, यानी जो एक्सियल अच्छे लोड के कारण जो हमारे संपीड़न मेंबर संपीड़ांग होते हैं उनमें जो बेंडिंग यानी बंकन कहलाती है उसका कहलाता है बकलिंग यानी बैंकुचन। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि दोनों सिरों पर प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध, यानी कि दोनों सिरे पर जो है आबद्ध है परंतु रोटेशन यानी कि घूर्णन प्रतिरोधित नहीं, यानी घूर्णन के लिए फ्री है, तो संपीड़न उपांग की प्रभावी लंबाई होगी, तो उसका देखिए स्मॉल एल बराबर हो जाएगा 1L, यानी कि इसका जो है बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि दोनों सिरों पर प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध है, देखिए यहाँ पे आबद्ध है तथा रोटेशन के विपरीत प्रतिरोधित यानी रोटेशन नहीं कर सकते हैं, तब संपीड़न उपांग की प्रभावी लंबाई, तो यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल एल बराबर 0.65L। क्वेश्चन नंबर 6वां है कि न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या होती है, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या होती है अंडर रूट यानी कड़ी में न्यूनतम जड़त्वाघूर्ण बटे में खंड का एरिया यानी खंड का क्षेत्रफल।
अगला है कि 7वां क्वेश्चन है, किसी स्तंभ की प्रभावी लंबाई तथा न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या के अनुपात को कहते हैं। तो उसके अनुपात को हम लोग कहते हैं तन्यता अनुपात, जिसे हम लोग कह सकते हैं सिलेंडरनेस रेशियो। अगला क्वेश्चन है कि संपीड़न उपांग में भार की गणना हेतु कौन सा एरिया ले जाता है। देखिए, तो जो संपीड़न उपांग होते हैं इसमें भार की गणना के लिए हम लोग जो उसका ग्रास एरिया यानी कि सकल क्षेत्रफल लेते हैं। अगला है कि संपीड़न उपांग कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, संपीड़न उपांग हमारे 2 प्रकार के होते हैं, सतत तथा असतत। क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए 10वां है कि रिवेट के अनुसार जालक छड़ों का न्यूनतम चौड़ाई निम्नवत रखी जाती है। अगर 16, देखिए सब एमएम में, अगर यहाँ पे सब एमएम में रहेगा, यानी 16 एमएम है तो 50 एमएम, 18 है तो 55, 20 है तो 60 और 22 है तो 65। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है जैसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।